हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KMS एडू पॉइंट पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। MP के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो पेपर 2 होता है हिस्ट्री का उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये कॉमन टॉपिक रहने वाला है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में इस टॉपिक की वैल्यू अच्छी खासी वैल्यू रखता है ये टॉपिक, है ना। तो इस टॉपिक से देखने क्या वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ, इसका विषय सूची बता देता हूँ कि आज का जो लेक्चर है उसमें क्या क्या देखने वाले अपन, है ना। तो ये मेरा परिचय इंट्रोडक्शन है। ये मेरा MP असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं 2 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ और UGC नेट भी 2 बार मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। इसके अलावा मैं खुद MP में जो टीचर वैकेंसी होती है उसमें सिलेक्टेड हूँ एंड रीट वगैरह जो भी सब मैंने सब कुछ निकाला हुआ है, ठीक है। तो आगे विषय सूची देखने वाले कि सबसे पहले जो देखेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। पहले ये देखने वाले हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है वो क्या होता है। और इसकी परिचय और परिभाषाएं देखेंगे इसकी, ठीक है, कि आखिर इसको प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा जाता है। इसके बाद काल विभाजन देखने वाले हैं कि इसका डिवाइडेशन कितने टाइम तक कौन सा काल रहा, ठीक है। पूरा पाषाण काल की बात करेंगे, मध्य पाषाण काल की, उसके बाद नव पाषाण काल की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पाषाण काल का वर्गीकरण देखेंगे कि इनमें डिवाइडेशन तो हो गया, लेकिन डिवाइडेशन में इनमें क्या क्या अंतर के आधार पर इन पर डिवाइडेशन हुआ है। और उसके बाद इसकी जो साइडें हैं वो देखेंगे ना, जैसे भीमबेटका का हथनौरा है उसकी मेन साइड है, भीमबेटका में जो शैलाश्रय हैं वो गुफाएं हैं, ठीक है। और नवपाषाण क्रांति क्यों कहा जाता है, नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या कारण है कि इसको नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ताम्रपाषाण संस्कृति देखेंगे, ताम्रपाषाण संस्कृति नवपाषाण संस्कृति से कैसे अलग है, भिन्न है। इसके बाद उनकी जो चालकोलिथिक एज है, यानी जो ताम्रपाषाण संस्कृति है उसके मृद भांडन के जो मिट्टी के बर्तन है वो कैसे बनाए जाते थे, कौन से रंग के होते थे, उनमें क्या क्या चेंज देखने को मिला अलग अलग संस्कृतियों में। उसके बाद समाधान जो सबको जैसे दफनाते थे, तो ये किस प्रकार के, ये कैसे सबके साथ क्या रखते थे, क्या दफनाते थे ना, कौन सा जानवर सबके साथ दफनाया हुआ मिला है, क्या क्या चीज़ इसमें सबके साथ जो दफनाए जाते थे उसमें गाड़ते थे, ठीक है। वो सिर ऊपर करते थे, उत्तर में करते थे या दक्षिण में करते थे या पश्चिम में करते हैं, पूर्व में, ये देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो देखेंगे ये पूरा का पूरा, लेकिन पूरा देखेंगे MP के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है, MP के दृष्टिकोण से देखने वाले हैं। और महत्वपूर्ण इसके बाद ये टॉपिक खत्म होने के बाद PYQ देखेंगे, जिसके 4 से 5 PYQ ऐसे हैं जो आपको एकदम जो बताएगी आपको कि जो पिछले साल के पेपर है वो कैसे आए हैं, ठीक है। और ये मैप में बना के बताऊंगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक। तो पहली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें पहली स्लाइड में प्रागैतिहासिक काल का परिचय देखने वाले हैं, ठीक है। तो परिचय में ऐसा काल, प्रागैतिहासिक काल वह युग है जहां मानव का लेखन कला का कोई विकास नहीं हुआ था, और इसका जो सोर्स मिलता है, इसकी जो जानकारी उपलब्ध है वो पत्थरों के औजार, अस्थि अवशेषों और गुफा चित्र मृद भांड से प्राप्त होती है। यानी कि पूरा का पूरा जो इसमें जो जानकारी जिस पर डिपेंडेंट है वो सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर इसमें पूरी जानकारी डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और ये 25 लाख वर्ष से 1000 वर्ष ईसा पूर्व के बीच में ये पूरी की जानकारी मिली हुई है। पुरातात्विक साक्ष्य देखेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो एक मैं खाली स्लाइड लेता हूँ।
वोट जैसे मैं आपसे बात करूं इस पर, पढ़ने की दृष्टि के आधार पर, पढ़ने की दृष्टि के आधार पर जो डिवाइडेशन मतलब जो क्रम में बांट दिया गया है वो 3 कालक्रम में बांट दिया गया है। जैसे एक को कहते हैं प्राक ऐतिहासिक, दूसरे को आदि ऐतिहासिक कहते हैं, आदि ऐतिहासिक आप समझ जाना, आदि ऐतिहासिक, ठीक है। तीसरे को ऐतिहासिक कहते हैं। तो ये प्राग ऐतिहासिक ऐसा कालखंड होता है जिसमें न तो कोई लिखित साक्ष्य है, न कोई विदेशी विवरण है, और ना ही कोई साहित्यिक साक्ष्य मिलता है। सिर्फ ओनली ऑन इस पे पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर इस पे आधारित जो जानकारी है उसी के आधार पर पूरा का पूरा इतिहास पढ़ा जा रहा है। दूसरा इसमें क्या होता है कि इसमें जो ग्रंथ हैं, इनके जो ग्रंथ वगैरह हैं वो लिखे हुए हैं, लेकिन चूंकि इनकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है तो इसलिए इसमें जो जानकारी मिलती है ये भी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। लेकिन ये सिर्फ ओनली पढ़े नहीं गए, जिस दिन ये पढ़ लिए जाएंगे, इनकी लिपि वगैरह पढ़ ली जाएगी तो वो काय में आ जाएगी, ऐतिहासिक साक्ष्य में आ जाएगी, मतलब ऐतिहासिक पीरियड में आ जाएगी वो। और बाकी 6वीं शताब्दी जो इसमें जो 2 आते हैं, 2 इसमें काल आते हैं, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन इसी के अंतर्गत आता है और वैदिक सभ्यता। तो इसके अंदर 2 सभ्यता सिविलाइजेशन आती है, हड़प्पा सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन। लेकिन यहाँ से जो 6वीं शताब्दी स्टार्ट होती है वहाँ से पूरा का पूरा आपको लिखित भी मिलता है, विदेशी विवरण भी मिलता है, और इसके अलावा पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। तो अभी जो कालक्रम है स्टोन एज पूरा इसके अंतर्गत आता है। स्टोन एज आप देखोगे तो पूरा का पूरा इसके अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो डिपेंडेंट रहना पड़ता है वो प्रागैतिहासिक काल में पूरा स्टोन एज में पूरा का पूरा प्राकृतिक साक्ष्यों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, ठीक है। अब इसका काल विभाजन कैसे किया गया है, काल विभाजन किस बेस पर किया गया है इसका? तो इसका जो काल विभाजन है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो उसका पत्थरों के आधार पर किया गया है। जो इस समय के जो मानव थे उन्होंने जो पत्थरों का यूज किया है, उस पत्थरों की यूज को देखते हुए इन्होंने काल का डिवाइडेशन किया है। जैसे पुरापाषाण काल में बात करूं तो पुरापाषाण काल में आपको काफ़ी बड़े बड़े और बेडोल औजार मिलते थे, मतलब इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं था औजारों का, और काफ़ी बड़े बड़े थे, मतलब फेंक भी नहीं, मतलब ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे मध्य पाषाण काल में आए तो मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा जो बड़े पत्थर थे पुरापाषाण काल के अपेक्षा वो छोटे हुए। इसमें जो पत्थर इधर यहाँ पे गोल मटोल पत्थर थे, यहाँ पे थोड़ा नुकीले पत्थर बनाने लगे, तो इस आधार पर इसको मनुष्य ने इसको मध्य पाषाण काल कहा गया। और नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल बिल्कुल ही चेंज परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल जो नुकीले थे मॉडर्न टाइप की जो पत्थर थे वो यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिए थे। यहाँ पे कोई स्थायी जीवन नहीं था, यहाँ पे स्थायी जीवन के बारे में उस समय आदमी सोचने लगा था, जो मानव था यहाँ पे स्थायी जीवन और कृषि का काम करने लगा था। तो ये जो समय परिवर्तन हुआ, उस समय जो पत्थरों का जो यूज हुआ है उस यूज के आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है। और ये ताम पाषाण काल, यहाँ पे पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग भी मानव ने स्टार्ट कर दिया था, और इस काल को ताम पाषाण काल भी कहा जाता है। इसको चालकोलिथिक एज या कैलकोलिथिक एज भी कहा जाता है इसको। आगे इसमें स्लाइड में बिल्कुल एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी ना। इसका मानव, जो इस समय का मानव था वो कैसा था, क्या यूज करता था, क्या खाता था, किस प्रकार रहता था,
और किस प्रकार का जीवन पूरा अपना व्यतीत करता था। मध्य पाषाण काल में किस प्रकार का करता था, नव पाषाण काल में किस प्रकार का करता था। तो ये जो टेबल है आपको देखने के बाद आपको श्योरिटी है कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको इन तीनों जो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल का क्लियर आपके दिमाग में एक टॉपिक सेट हो जाएगा। जैसे देखो मानव जीवन की बात करें तो मानव जीवन में यहाँ पे जो मानव था आखेटक था। आखेटक मतलब शिकारी था, शुद्ध शिकारी था जिसे बोलते हैं। यहाँ पे खाद्य संग्रह का कोई काम नहीं था। यहाँ पे सिर्फ उसने जंगल में गया, शिकार मारा और खा लिया और भाग आया। ठीक है, कल दूसरी जगह गया। तो इस तरह का जीवन पुरापाषाण काल में देखने को मिलता है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो जब यहाँ पे मनुष्य थोड़ा सा सभ्य हुआ, यानी सभ्य यानी कि जो चीज़ों को शिकार को इकट्ठा करने लगा, इकट्ठा करके खाने लगा। मतलब पहले मारता था, फिर इकट्ठा किया और फिर उसको 1-2 दिन तक लगातार क्या है खाता रहता था, मतलब संग्रह करने लगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे कि तो कृषि मतलब यहाँ पे खेती करना सीख लिया मानव ने, पशुपालन करना सीख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे स्थायी जीवन जीना मतलब स्थायी जीवन यानी एक जगह रहना सीख लिया यहाँ पे। तो ये मानव जीवन में इस तरह परिवर्तन आया। ठीक है, और प्रमुख औजार की बात करें, औजार में यहाँ पे हाथ की कुल्हाड़ी जिसको हैंड एक्स बोलते हैं, क्लीवर, चॉपिंग, चापर, चॉपिंग, तो इस तरह के जो औजार थे उनका प्रयोग करता था। यहाँ पे ये औजार काफ़ी बड़े थे, बेडोल थे। यहाँ पे आया तो औजार को छोटा कर दिया, मतलब छोटा सूक्ष्म औजार कर दिया, जिससे मतलब इनको जो औजार थे उनको तोड़कर इसने वो वाले औजार यूज किए। तो इस वजह से इसको मध्य पाषाण काल में इस तरह का अंतर आया। नव पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे घिसे पॉलिशदार औजार, कुल्हाड़ी और हंसिया का प्रयोग किया गया। औजारों का आकार की बात करें तो यहाँ पे बड़े और भारी औजार का प्रयोग हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा छोटे हल्के नुकीले हो गए औजार, यहाँ चिकने धारदार और पॉलिश युक्त हो गए। तकनीक की बात करें तो किस तरह औजार का जो पत्थर थे वो किस तरह के पत्थरों को यहाँ पे यूज किया जाता था। तो यहाँ पे फलक जो तकनीक थी, ये यहाँ पे फलक गलत है, ये सल्क है। सल्क जो तकनीक थी यहाँ पे प्रयोग की गई पत्थर के रूप में। और यहाँ पे फलक, ब्लड भी है, फलक भी है। यहाँ पे ब्लड के साथ फलक, इसलिए इसको सल्क प्रधान कहते हैं, इसको फलक प्रधान संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ पे ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। ग्राइंडिंग यानी जिस तरह का पत्थर है उस तरह का, और पॉलिश के साथ मतलब फिनिशिंग के साथ पूरा यहाँ पे प्रयोग करने लगा था मानव। भोजन में यहाँ पे कंदमूल, फल, मांस, कच्चा मांस वगैरह खा जाता था। यहाँ पे मांस, मछली, फल, बीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनाज, दूध, मांस को पकाकर खाने लगा था। यहाँ पे शिकार आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट मानव शिकार के ऊपर था। यहाँ पे शिकार प्लस प्रारंभिक संग्रह, यानी चीज़ों को संग्रह करना स्टार्ट कर दिया था उसने। और यहाँ पे पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था है वो चेंज हो गई, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो गई। निवास की बात करें तो शैलाश्रय मतलब खुले स्थान में रहता था, गुफाओं के अंदर रहता था, कहीं गुफाओं के बाहर रहता था, जंगल में रहता था। इसका मतलब कोई एक ठिकाना नहीं था। आज नदी के किनारे, कल गुफाओं में, और अगले दिन और कहीं है। तो इस तरह इनका कोई स्थायी निवास नहीं था। इसने यहाँ पे नदी के किनारे बसना स्टार्ट कर दिया था मध्य पाषाण काल के अंदर। नदी किनारे, झील के किनारे ऐसी गुफाएं ढूंढता था जहाँ पर झील या नदी आसपास हो। और नव पाषाण काल की बात करें तो यहाँ गांव, झुपड़ियाँ, स्थायी बस्तियाँ बसा ली थी, मतलब एक जगह पर बस्तियाँ बसा ली थी। लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दिया था। गांव धीरे धीरे छोटे छोटे गांव बसने स्टार्ट हो गए थे। आग का ज्ञान, आग की खोज की बात करें तो
यहाँ पे कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन निम्न पुरापाषाण काल में जो उत्तर पुरापाषाण काल में जो पुरापाषाण काल के भी 3 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उत्तर पुरापाषाण काल में अधिक स्पष्ट जानकारी कुछ आग की मिली नहीं है, सिर्फ मतलब कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे आग का नियमित खोज करना स्टार्ट हो गया था। मतलब यहाँ पे एक आध बार आग 2 पत्थर मारे तो आग चिंगारी जल गई, लेकिन उसका आग का कोई इसको ना प्रयोग पता था ना कुछ पता था उसको। यहाँ पे आग का नियमित रूप से प्रयोग करने लगा। जैसे मांस रहा था, कच्चा मांस हो तो उसे आग जलाकर भूंज के और खाना सीख गया था, यानी आग का नियमित प्रयोग यहाँ पे करने लगा था। और यहाँ पे आग का व्यापक प्रयोग करने लगा था। भोजन पकाना, मिट्टी के बर्तन आदि आग के प्रयोग के द्वारा काम कर लिए जाते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आग का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे व्यापक तौर पे स्टार्ट कर दिया था। सामाजिक जीवन की बात करें तो ये छोटे समूह थे, घुमंतु जीवन था। यहाँ पे छोटे छोटे समुदाय होने लगे थे और समूह जीवन, इकट्ठे होकर रहने लगे थे। यहाँ परिवार देखने को मिलता है। यहाँ पे ग्राम समाज, सामुदायिक जीवन देखने मिलता है। परिवार की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, वो यहाँ से लिया गया है। ठीक है, और कला की बात करें तो शैल चित्रों की शुरुआत उत्तर पाषाण काल से शैल चित्रों की शुरुआत देखने को मिलती है। फिर शैल चित्रों का जो व्यापक रूप से प्रयोग है, जो शैल चित्र हर एक गुफा में वगैरह में मिले हैं, तो वो मध्य पाषाण काल से ही मिले हैं। मिट्टी के बर्तन पर भी यहाँ पे नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन पर भी चित्रकारी की गई है, मूर्तियों पर भी चित्रकारी की गई है, प्रतीकात्मक कला के माध्यम से पत्थरों पर भी चित्रकारी की गई है। तो ये इनमें डिफरेंस है। प्रमुख पशु, यहाँ पे पशु कौन से थे? यहाँ पे जंगली पशुओं का शिकार किया जाता था। यहाँ पर कोई पशु नहीं पाला गया, पालते हुए पशु को नहीं मिला है। ठीक है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। और पशु पालन यहाँ से स्टार्ट होता है, मध्य पाषाण काल से। यहाँ पे पशुपालन, यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे तो व्यापक तौर से पशुपालन देखने को मिलता है। ठीक है, प्रमुख परिवर्तन क्या हुआ कि मानव ने पत्थर के औजार बनाए। मानव ने पत्थर के औजार बनाए। यहाँ पे उन पत्थरों के औजार को छोटा कर दिया गया और शैल चित्र विकसित हुए यहाँ पे। और यहाँ पे कृषि और स्थायी जीवन शुरू हुआ। प्रमुख स्थल देखें एमपी के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पे भीमबेटका, आदमगढ़ से संबंधित प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका और आदमगढ़ में संबंधित प्रमाण मिले हैं इससे। ठीक है, भीमबेटका और आदमगढ़, यहाँ पे हथनौरा भी आएगा। हथनौरा जो सीहोर में है। ठीक है, यहाँ पे भीमबेटका, आदमगढ़ मध्य पाषाण काल में भी यहाँ पे चित्रकारी मिली हुई है भीमबेटका में। और नवपाषाण काल के स्थल की बात करें तो नर्मदा टोली है। नर्मदा टोली खरगोन में है। काय था, महेश्वर, ये सारे क्षेत्र। इसके अलावा एरण भी मिलता है। तो ये सारे क्षेत्र कहाँ हैं? नवपाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। तो ये टेबल से आपको काफ़ी क्लियरिटी होगी। आप निम्न पाषाण काल की बात करें तो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया था। तो निम्न पुरापाषाण काल का पाषाण काल के जो स्थल मिले हैं वो भीमबेटका और हथनौरा है एमपी के अंदर। भीमबेटका का है रायसेन जिला में और ये नर्मदा घाटी में स्थित है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है एमपी का निम्न पुरापाषाण कालीन। हथनौरा का है सीहोर में। तो यहाँ नर्मदा मानव की खोपड़ी, यानी 30 साल का युवक मिला है, उस समय का युवक की खोपड़ी मिली है। जो ऐसा कहा जाता है कि 30 साल का जो युवक है इसकी खोपड़ी है। तो ये प्राचीन मानव जीवाश्म मिला है। ये कहाँ से मिला है? सीहोर हथनौरा से। और उसको नर्मदा मानव का नाम दिया गया है। इसमें मेन क्या है? हैंडेक्स। दोनों ओर से जो इसके उपकरण है, जो 7 छोर उपकरण मिले हुए हैं, हैंडेक्स यानी औजार। हैंडेक्स दोनों ओर से तराशा गया पत्थर है, शिकार व खुदाई हेतु है। क्लीवर भी
औजार एक चापर चॉपिंग, इसको निम्न प्रपाषण को चापर चॉपिंग संस्कृति भी कहा जाता है। इसमें जो पत्थर का प्रयोग हो जाता है वो क्वार्टरजाइट और बेसाल्ट के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। हथनौड़ा एक महत्वपूर्ण साइट है निम्न प्रपाषण काल की। जो हथनौड़ा से जो खोज मिली है, वो जो खोज हुई है, पहला जिसे नर्मदा मानव कहा गया है। तो हथनौड़ा स्थल कहाँ पे लोकेटेड है? सीहोर में है, मध्य प्रदेश में है। ये भारत का पहला होमो इरेक्टस है। भारत का पहला होमो इरेक्टस इसको माना जाता है। इसकी जो खोज है वो 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा की गई है। पहला होमो इरेक्टस जीवाश्म है और इसमें खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। इसकी ये खोपड़ी नर्मदा मानव की है, एक खोपड़ी मिली हुई है। ठीक है, तो इसको नर्मदा घाटी के पास स्थित होने के कारण से नर्मदा मेन या होमो इरेक्टस नर्मदा डीज कहा गया है। ये मध्य पाषाण काल से पूर्व का साक्ष्य है। मध्य पाषाण काल से पूर्व का साक्ष्य यानी कि पुरा पाषाण काल से संबंधित है। अब मध्य पाषाण काल के बारे में देखने वाले हैं। टेबल में जो मैंने ओवरव्यू दिया था उसको ही थोड़ा सा डिटेल में और देखने वाले हैं। इसको यहाँ पे इसको माइक्रोलिथ, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे औजार का प्रयोग, व्यापक प्रयोग हुआ है। यहाँ पर शैल चित्र कला भी विकसित हुई। ये 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व का एक इसको काल माना जाता है। सूक्ष्म पाषाण छोटे छोटे उपकरण हैं, जैसे तीर, भाले, ब्लेड का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आदमगढ़ का प्रमुख मध्य पाषाण काल स्थल है। भीमबेटका भी विश्व धरोहर शैल चित्र के रूप में है। ठीक है, इसको यूनेस्को ने इसको साइट को अपने उसमें शामिल किया है। परीक्षा उपयोगी क्या है इसमें? भीमबेटका यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ये कब किया गया था? इसको शामिल 2003 के अंतर्गत किया गया था। 500 प्लस गुफाएं यहाँ पे मिलती हैं और 30,000 साल पुराने चित्र यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, चित्रों में शिकार, नृत्य और पशु और आकृतियां हैं। चित्रों में भी क्या है? शिकार खेलते हुए दिखाया गया है, नृत्य नाचते हुए दिखाया गया है, पशु की आकृतियां बनी हुई हैं। ठीक है, और आदमगढ़ पशुपालन के प्राचीन, आदमगढ़ से यहाँ पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका शैलाश्रय तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ये रायसेन जिला के अंतर्गत आती है। 750 से अधिक यहाँ पे चित्र पाए गए हैं। ये चित्र है, ये पूरा रायसेन का, ये पूरा भीमबेटका पर ऐसे चित्र पाए गए हैं, जिसमें देखो ये पशु है, ये मानव है। इसके अलावा ये सारे चित्र पाएंगे, ये मानव पशु पर बैठा हुआ है। ठीक है, और ये भी चित्र पूरा का पूरा किसके हैं? विश्व भीमबेटका में जो रॉक पर शैलाश्रय हैं उस पर पाए गए। 2003 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। और इसकी जो खोज है वो भी श्रीधर बाकड़कर ने की है। 1957-58 में इसकी खोज की है। चित्रकला, इनकी चित्रकला की विशेषता क्या है? इनकी शिकार करते हुए दिखाया गया है, इसमें नृत्य करते हुए दिखाया गया है, युद्ध करते हुए दिखाया गया है, यानी लड़ते हुए भी दिखाया गया है, पशुओं के चित्र हैं। और ये जो चित्र हैं वो कौन कौन से कलर के देखने को मिलते हैं? लाल भी हैं, सफ़ेद भी हैं, पीले भी, हरे रंग का प्रयोग हुआ है इन चित्रों में। और प्राकृतिक खनिज रंग हो, यानी गेरू और चूना से निर्मित पत्थरों को, चूना का भी प्रयोग हुआ है। आदमगढ़ की गुफा चित्रकारी देखें, गुफा चित्रकला देखें तो ये आदमगढ़ की गुफा चित्रकारी देखने को मिलती है। ये उस समय की चित्रकारी है जो आज भी, मतलब ये तो घेरे गई हैं, वो आज भी बिल्कुल क्लियरिटी के साथ दिख रहे हैं। यहाँ पे नर्मदा होशंगाबाद नर्मदापुरम में स्थित है।
ये प्रसिद्ध शैलाश्रय है। नर्मदा घाटी में उत्तरी तट पर विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पशुपालन के यहाँ पर से प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। जो पशुपालन है उसके प्राचीनतम साक्ष्य ये आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल से ताम्र पाषाण तक की चित्रकारी मिलती है। मतलब मध्य पाषाण काल से और ताम्र पाषाण तक की चित्रकारी यहाँ से देखने को मिलती है। शैली क्या है इनकी, इनका जो कलर है वो लाल में, सफ़ेद में, पीले रंग से निर्मित प्राकृतिक चित्र हैं। और इसमें जो चित्र मिलते हैं वो कौन कौन से जानवरों के मिलते हैं, बैल, घोड़ा, हिरण, सूअर व मानव आकृतियाँ मिलती हैं। मतलब इनके जो चित्रकारी मिलती है वो इन जानवरों की चित्रकारी मिलती है, प्लस मानव भी साथ में इसमें मिलता है। शिकार करते हुए नृत्य, युद्ध, पशुपालन के दृश्य मिलते हैं। ज्यामितीय आकृतियाँ, ये प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। ज्यामितीय आकृतियाँ और प्रतीक चिन्ह भी इसमें साथ में मिलते हैं। अब नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का जो टाइम प्यूरेशन है वो 6000 से और 4000 ईसा पूर्व माना जाता है। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहली बार खेती करना सीख लिया था। नवपाषाण काल में क्या कर लिया, सीख लिया था मनुष्य में, खेती करना सीख लिया था। क्योंकि खेती एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, इसलिए इसे नवपाषाण काल क्रांति भी कहा गया है। जैसे इसमें कौन कौन सा, गेहूं, जौ, दाल की खेती प्रारंभ कर दी गई थी। ठीक है। नर्मदा व चंबल घाटी में कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं और स्थायी बस्तियां यहाँ पर बसने लगी। सामाजिक जीवन को मनुष्य जीने लगा था। इस काल में घुमक्कड़ जीवन छोड़कर स्थायी गांव में रहने लगा था और मिट्टी के घर में रहने लगा था। अन्न भंडार करने लगा था। अन्न भंडार यानी गड्ढे खोद के, जो कश्मीर वगैरह है वहाँ से गर्तावासी मिले हैं, जो गड्ढे खोद कर अन्न को इकट्ठा किया जाता था। सामूहिक जीवन की शुरुआत यहाँ से नवपाषाण काल से देखने को मिलती है। एमपी में जैसे कायथा और एरण इसके प्रमुख उदाहरण हैं, प्रमुख स्थल मिलते हैं इसके। पॉलिश, पत्थर के उपकरण पे, पत्थर के जो उपकरण थे उसमें पॉलिश भी, यहाँ पे पॉलिश भी की जाती थी। ठीक है। मृद भांड नवपाषाण काल की पहचान है और घिसे व पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार जैसे कुल्हाड़ी, छेनी, हंसिया। इस काल में हस्तनिर्मित मोटे मृद भांड भी मिले हैं जो स्थायी जीवन के प्रमाण है। नवपाषाण काल क्रांति क्यों कहा जाता है ये बताया गया है इसमें। जैसे खाद्य उत्पादन व कृषि प्रारंभ, मनुष्य ने पहली बार नवपाषाण काल की जो मनुष्य ने पहली बार अनाज उगाना सीखा और गेहूं, जौ, चावल की खेती प्रारंभ हुई। यह मानव सभ्यता की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है। ठीक है। और पशुपालन का विकास हुआ। गाय, बकरी, भेड़ व कुत्तों को पालतू बनाया गया और नवपाषाण काल स्थलों पर पशु अस्थियों के साक्ष्य मिले। मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता है। एमपी में आजमगढ़, रायसेन, होशंगाबाद क्षेत्र में मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एमपी में नवपाषाण काल के साक्ष्य। नर्मदा घाटी, बेतवा तट, विंध्य पर्वत क्षेत्र, नवपाषाण कालीन उपकरण, अस्थियां, बस्तियों के प्रमाण भी यहाँ से मिले हुए हैं। अब नवपाषाण काल के बाद जो संस्कृति आई वो कौन सी आई संस्कृति, ताम्रपाषाण काल संस्कृति आई है। इसका परिचय और कालखंड देखें तो ये 4000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो संस्कृतियां वो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं। बेसिकली ताम्रपाषाण काल संस्कृतियां हैं क्या, यहाँ पे जो पाषाण काल है उसमें पत्थर का प्रयोग चल रहा था। जो हथियार थे, औजार थे, सारे पत्थरों के थे। यहाँ पे उन पत्थरों के साथ तांबे का भी प्रयोग किया गया। पत्थरों के साथ साथ तांबे का जो प्रयोग किया गया तो उन्हें ही ताम्रपाषाण संस्कृति का या ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। तो ये संक्रमण का काल था क्योंकि पत्थर से मूव कर रहा है मानव, किसकी तरफ, तांबे की तरफ मूव करता है, यानी धातु की तरफ मूव कर रहा है। तो इस स्थिति में जो ये मूव करने का जो टाइम, बीच का जो टाइम है, मध्य का जो टाइम है, इसको संक्रमण काल कहा गया। और संक्रमण काल इसको कहा गया जब मानव ने पाषाण उपकरणों के साथ साथ तांबे का उपयोग प्रारंभ किया था।
तो यह काल नवपाषाण काल के बाद और कांस्य युग से पहले आया। नवपाषाण काल, यहाँ पे पत्थर का प्रयोग हो रहा था। एक मिनट, पाषाण काल में पत्थर का प्रयोग हो रहा था। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन आएगा उसमें कांसे का प्रयोग होगा, लेकिन बीच में जो प्रयोग हुआ है वो तांबे प्लस पत्थर का प्रयोग हुआ है, तो इसको ताम्रपाषाण काल संस्कृति कहा जाता है। तो इसलिए इसे संक्रमण काल कहा जाता है। ये पत्थर है और ये कांसा है, अब बीच का जो संस्कृति है वो संक्रमण काल कहलाता है। तो यानी इस युग से पहले आया, इस युग से बाद में आया। तो इस काल में कृषि, पशुपालन, स्थायी बस्तियों का विकास हुआ था। मुख्य विशेषता क्या है? तांबे के उपकरण, आभूषण का प्रयोग, कृषि आधारित ग्रामीण समुदाय का उद्भव, चित्रित मृद भांड संस्कृतियां, सामाजिक में वर्ण विभाजन का प्रारंभ। प्रमुख स्थल इसके ताम्रपाषाण जो प्रमुख स्थल है वो कायथा है, नबदा टोली, एरण और महेश्वर। अब इसकी संस्कृति, कौन कौन सी संस्कृति है इसमें? जैसे कायथा है, ताम्रपाषाण कालीन नगर है और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। एरण सागर में मिला हुआ है। कायथा उज्जैन की बात करूं तो यहाँ पे कायथा संस्कृति है। कायथा, ठीक है, उज्जैन में। एरण में सागर है, सागर में एरण है। सागर कहाँ मिलता है आपका? ये सागर यहाँ मिलता है। यहाँ पे आपको कौन सी मिलती है? एरण संस्कृति मिलती है। एरण, ताम्रपाषाण। नागदा उज्जैन में, उज्जैन में ही नागदा है। महेश्वर खरगोन में, यहाँ पे आपको महेश्वर मिलती है, ठीक है। और आवारा मंदसौर में मिलती है, मंदसौर में आवारा। डांगवाला भी आपको उज्जैन में ही मिलती है। डांगवाला। तो ये सारी संस्कृतियां क्या है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं। अब इनकी विशेषता क्या क्या है, तो एक एक करके सबको वन बाय वन देखने वाले। कायथा संस्कृति परिचय। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश की उज्जैन जिले में छोटी काली सिंध नदी पर स्थित एक कायथा नामक स्थल से प्राप्त हुई है। ताम्रपाषाण काल की प्रमुख संस्कृतियों में से एक है। यहाँ से विशिष्ट प्रकार के लाल भूरे मृदभांड प्राप्त हुए। लाल और भूरे मृदभांड प्राप्त हुए, इस संस्कृति की पहचान है। इस संस्कृति की पहचान है। और पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर प्रसिद्ध पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व और चित्रकार। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा जो पुरातात्विकविद है वो चित्रकार भी था। तो ये चित्रकार भी थे और पुरातात्विकविद भी थे। तो ये इनके द्वारा इनकी एक खोज की गई है। इसमें विशिष्ट पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? कायथा स्थल से तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। तांबे की कुल्हाड़ी है, तांबे की है, ठीक है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबे के आभूषण मिले हैं। इसमें कंगन और अंगूठियाँ विशेषता है, ठीक है। कंगन ये देखोगे आप, कंगन वगैरह है, ठीक है। अंगूठियाँ है। मन के तथा पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ के मृदभांड पर विशेष ज्यामितीय अलंकरण मिलता है और संस्कृति आहार और मालवा संस्कृति के समकालीन मानी जाती है। आहार है जो राजस्थान की संस्कृति है, मालवा ये एमपी की संस्कृति है। इनके समकालीन संस्कृति कायथा संस्कृति को माना जाता है। नबदा टोली कहाँ पे स्थित है? ये खरगोन में स्थित है, खरगोन जिले में।
नर्मदा नदी के तट पर। तो खरगन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक स्प्रा स्थल है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? एच.डी. संकलिया के द्वारा इसकी खोज की गई है। इसका जो कब की गई है 1952 और 1953 और 1957 1959 के मध्य डेक्कन कॉलेज में पुणे द्वारा की गई है। यह उत्खनन भारतीय पुरातात्विक के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें क्या मिला है? यहाँ से गेहूं, चावल, मटर की खेती के प्रमाणित साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे काले व लाल रंग के मृत भांड मिले हैं यहाँ, और पशुपालन के स्पष्ट साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पूरा नर्मदा टोली से मिले हुए आकृतियां हैं। ये एरन की बात करें तो एरन सागर जिले में मिला हुआ है, सागर जिले का स्थल है। ठीक है, ये ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से लोहे के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। बेतवा नदी के तट पर है ये, और यहाँ से प्राचीन व्यापार मार्गों का केंद्र भी है ये। और यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो एरन से सती प्रथा का साक्ष्य गुप्त काल का भी है और ये पाषाण काल का भी है, ताम्र पाषाणकालीन। नागदा स्थल कहाँ पे? उज्जैन में। ये चंबल नदी के तट पर स्थित है, और इसकी जो संस्कृतियाँ उसके अवशेष काले लाल रंग के मृत भांड मिले हैं। इसमें जो मेन रहता है वो मृत भांड रहता है, वो ये पूछा जाता है कि ये किस जगह पर लोकेटेड है। ठीक है, तो नागदा कहाँ है? उज्जैन में लोकेटेड है। इसमें काले लाल मृत भांड मिले हैं, और लोहे के प्रारंभिक उपकरण यहाँ से ही मिले हैं। प्राचीन व्यापार मार्ग का स्थित होने के कारण सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र भी रहा है। इसकी जो समय रेखा है, तो आपको ये वाला याद नहीं करना, ये वाला याद नहीं करना। एक कायथा और मालवा आपको याद करना है। ठीक है, कायथा, एहन, मालवा जो भी ये महाराष्ट्र की हैं, ये तीनों एमपी की हैं। ठीक है, ये तो आपको देख के चलना है। मालवा संस्कृति क्यों इम्पोर्टेंट है? विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र 1700 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य का ये समय रहा है। मालवा संस्कृति नर्मदा घाटी, मालवा पठार और विद्य क्षेत्र में व्यापक रूप से फैली हुई है। नर्मदा टोली, एरन, नागदा एवं कायथा प्रमुख पर्यटन है। काले लाल मृत भांड यहाँ से मिले हैं। मालवा संस्कृति की पहचान उसके विशिष्ट काले लाल मृत भांडों से होती है। ये बर्तन उच्च तापमान पर पकाए जाते हैं और इन पर ज्यामितीय पशु आकृतियों के चित्र अंकित होते हैं। उन्नत कृषि तकनीक। मालवा संस्कृति के लोग गेहूं, जौ, मसूर व अन्य फसलों की खेती करते थे। सिंचाई व्यवस्था, अनाज भंडारण, कोठार तथा कृषि उपकरणों का भी प्रयोग इनकी उन्नत अवस्था में होता था। मृद भांड परंपराएं। काले लाल मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन है वो कैसे बनाए जाते थे? तो ताम्र पाषाणकालीन की प्रमुख विशेषता है। बाहर से काला होता था, अंदर से लाल का यह बर्तन मध्य प्रदेश के कायथा, एरन और नर्मदा टोली संस्कृतियों में प्रचुर मात्रा में मिला है। यह कुम्हार के चाक पर निर्मित होता है। बाहर से काला ही है, अंदर से लाल देखने को मिलता है। तो ये जो मिट्टी के बर्तन है वो कायथा से मिला है, एरन से मिला है और नर्मदा टोली से मिला है प्रचुर मात्रा में। और ये चाक कुम्हार के चाक पर निर्मित होते थे। चित्र दूषित मृद भांड। चित्र दूषित मृद भांड। यह मृद भांड लोहे युग की पहचान है। ये किसकी पहचान है? ये लोहे युग की पहचान है। और धूसर रंग के इन बर्तनों पर काले और गहरे रंग से ज्यामितीय चित्रकारी की जाती थी। और मध्य प्रदेश में विदिशा, उज्जैन में क्षेत्र में इस प्रकार के प्रमाण देखने को मिलते हैं।
समाधान प्रथाएं, यानी कि जो सबको दफनाया जाता वो किस प्रकार दफनाया जाता था। विस्तारित समाधान की बात करें तो ये सीधा ये मृत व्यक्ति को सीधा लेटाकर दफनाया जाता था और सबके साथ औजार, मनके व मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे और यह प्रथा ताम्रपाषाण काल में प्रचलित थी। मतलब सबके साथ औजार भी रखे जाते थे, मिट्टी के मनके व मिट्टी के बर्तन भी रखे जाते थे। कलश समाधान की बात करें, ये विस्तारित समाधान है। कलश समाधान की बात करें तो मृत व्यक्ति के अवशेषों को बड़े मिट्टी के कलश में रखकर दफनाया जाता था और उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाता था। यह प्रथा मालवा संस्कृति में विशेष रूप से देखने को मिलती है। मतलब कलश जो मृत व्यक्ति था उसके अवशेषों के साथ मिट्टी के जो कलश को रखकर दफनाया जाता था और उसके ऊपर ढक्कन भी लगाया जाता था। मतलब इसको एक तरह से पैक किया जाता था। और सामाजिक संरचना के संकेत, समाधान स्थलों से सामाजिक विभेद के प्रमाण मिलते हैं। कुछ शवों के साथ अधिक वस्तुएं जो उच्च सामाजिक स्तर पर संकेत देती हैं। सामाजिक जो अब इसमें जो पिछले वर्षों के पेपर आए हुए हैं जो, तो एमपीपीएससी में ये पूछा गया है कि भीमबेटका शैलाश्रय किस जिले में स्थित है। तो ये कहाँ है, रायसेन में स्थित है। एमपीपीएससी 2019 में पूछा गया है। मध्य पाषाण काल किस नदी घाटी में सर्वाधिक स्थल मिले हैं। मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं वो किस नदी घाटी में मिले हैं, एमपी के पर्पस दृष्टिकोण से, तो नर्मदा घाटी में मिले हैं। आदमगढ़ पशुपालन स्थल किस राज्य में है, ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में मिलता है। ये नेट में पूछे गए हैं कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है जो कायथा है वो किस नदी के तट पर है, तो वो चम्बल नदी के तट पर देखने को मिलती है। नर्मदा टोली उत्खनन किसने करवाया था, तो एच डी संकालीन के द्वारा करवाया गया था। मालवा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता क्या है, काले व लाल मृद भांड है। ये पूरा जो पीवाई की है यही है वो, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल से प्रतिवर्ष 2 से 3 क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछे जाते हैं और अभी भी आएंगे जो क्वेश्चन। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के ही क्वेश्चन है। ये एमपी असिस्टेंट 2025 का है और 2022 का। मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रमुख स्थल नर्मदा टोली है। नर्मदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर क्या आंसर होगा, एच डी संकलिया के द्वारा किया गया है। बिलीव द करेक्ट आंसर ऑफ बी। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है सूक्ष्म पाषाण और मुख्यतः किससे संबंधित है, तो सूक्ष्म जो पाषाण है वो किससे संबंधित है। माइक्रोलिथ फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो माइक्रोलिथ फैक्ट्री मध्य पाषाण कालीन युग को कहा जाता है। तो इसका आंसर बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना, जो तुरंत रिवीजन ये है कि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में पाषाण काल भीमबेटका विश्व धरोहर के रूप में शामिल है। शैल चित्रों में सबसे बड़ा केंद्र है। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। एरण नर्मदा टोली कायथा ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जो एमपी के प्रमुख स्थल हैं। नर्मदा घाटी में होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिली है, 1982 में मिली है, क्यों, ठीक है। 5 दिसंबर 1982 इसकी डेट भी लिख लेना। चम्बल बेतवा सोन घाटी पर आपाषण के उपकरण के लिए यहाँ पे मिले हैं। स्टोन टूल्स, गेरे, पोट्री कॉर्नर, कॉपर, चक, कैलकुलेटर, इस तरह इनका विकास हुआ है, ठीक है। निष्कर्ष है इसका हालांकि। तो धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमसे, और यहाँ तक आप आए हो पूरी वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।